दुनिया जहान में इस हफ्ते अफगानिस्तान के तालिबानी शासन में कैसी है महिलाओं की स्थिति। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। अफगान महिलाएं अपने गानों का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर रही हैं। ये उनके विरोध का तरीका है, क्योंकि तालिबान ने महिलाओं की नैतिकता को नियंत्रित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हुए हैं, जिनमें से एक निर्देश ये भी है कि सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। 3 साल पहले तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, जिसके चलते हजारों लोग देश से भागने के लिए हवाई अड्डे की ओर निकल पड़े। तालिबान सरकार को कोई खास चुनौती नहीं है और रूस व चीन तालिबान को महत्वपूर्ण बैठकों में भी बुलाते हैं। हाल ही में तालिबान ने सरकार के 3 साल पूरे होने का जश्न मनाया और अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उसने देश में शांति और सुरक्षा कायम की है। हालांकि आम अफगानों को इस बात से राहत मिली कि युद्ध बंद हो गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था खस्ता हालत में है। अफगानिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी को मदद की दरकार है। तो इस सप्ताह दुनिया जहान में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान के तालिबानी शासन में महिलाओं की स्थिति कैसी है। पार्ट 1, छात्रों की लड़ाई। पश्तो भाषा में तालिब का अर्थ होता है छात्र। तालिबान पहली बार 1990 के दशक में उभरे थे, जब सोवियत सेना के अफगानिस्तान से हटने के बाद देश के कबायली नेताओं में अंतर कलह छिड़ गया था। हमारी पहली एक्सपर्ट डॉक्टर वीडा मेहरान अफगान है और एक्सेटर यूनिवर्सिटी में एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज की सह निदेशक हैं। वो कहती हैं कि 90 के दशक में मदरसों में धर्म की शिक्षा देने वाले शिक्षकों ने छात्रों को जनता पर अत्याचार करने वाले कबायली नेताओं के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। 1996 तक तालिबान ने देश के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। तालिबान का एक प्रमुख उद्देश्य इस्लामी शासन स्थापित करना रहा है और वो शरिया के नियमों का जो अर्थ लगाते हैं उसे उस प्रकार लागू करना चाहते हैं। जिस प्रकार के कानून तालिबान ने 1990 के दशक में थोपे थे, वो उन्हें दोबारा लागू कर रहे हैं। पहली बार तालिबान का शासन अल्पकालिक था, क्योंकि 2001 में अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था और उन्होंने दोबारा लड़ाई शुरू कर दी थी। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 9/11 के हमलों में शामिल 5 संदिग्ध हमलावरों को शरण और मदद दी थी। अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं के साथ लगभग 20 साल युद्ध करने के बाद तालिबान ने अमेरिकी समर्थन वाली सरकार को गिराकर सत्ता हथिया ली। देश को कब्जे में लेने के फौरन बाद उन्होंने अपनी विचारधारा को देश में लागू करना शुरू कर दिया। तालिबान के नेतृत्व का ढांचा हायरार्की या वरीयता के आधार पर बना है, जिसमें सबसे ऊपर हैं तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अख्उंदज़ादा। 2021 में दोबारा सत्ता में आने के बाद उन्होंने तालिबान को सेंट्रलाइज कर दिया, जिसके चलते प्रशासन के सभी विभागों में उनका प्रभाव कम हो गया है। वो नीतियां और निर्देश बनाकर काबुल में मंत्रालयों को भेजते हैं और वहां से दूसरे राज्यों को उसके बारे में सूचित किया जाता है। तालिबान का केंद्रीय नेतृत्व देश की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता रहा है। तालिबान ने पिछली सरकार के ढांचे को बरकरार रखा है, जिसमें प्रमुख मंत्रालय और राज्यों के प्रशासनिक विभाग शामिल हैं। मगर डॉक्टर वीडा मेहरान का कहना है कि अधिकांश मंत्रालयों में तालिबान के धार्मिक नेताओं का दबदबा है और सिविल अधिकारियों के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। वो धार्मिक नेताओं के आदेशों के अनुसार ही काम करते हैं। केवल अधिकारी ही नहीं, बल्कि आम जनता के पास भी कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर वीडा मेहरान कहती हैं कि तालिबान के पास पुख्ता खुफिया तंत्र है और आम जनता पर पैनी निगाह रखी जाती है। जब भी लोगों ने सड़कों पर आकर या सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, तब तालिबान ने उन्हें गिरफ्तार किया और कड़ा दंड दिया। औरतों के खिलाफ खासतौर पर क्रूरता भरी कार्रवाइयां की गईं। उन्हें न सिर्फ जेल में डालकर पीटा गया, बल्कि उनके साथ यौन अत्याचार भी किया गया। ऐसे में जब तालिबान देश में सुरक्षा कायम करने का दावा करता है,
तो डॉक्टर वीडा मेहरान उनसे एक प्रश्न पूछना चाहती हैं। Whose safety and whose security are we talking about? वो किसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? क्या औरतों के लिए बाहर निकलना, पढ़ाई करना या नौकरी करना सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। क्या अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं? कतई नहीं। इसके अलावा आर्थिक दुर्दशा की वजह से आम अफगान जनता के लिए भी जीना मुश्किल हो गया है। पार्ट 2 प्रतिबंधों की मार। तालिबान के सत्ता में आने के बाद पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान के खिलाफ कई प्रतिबंध लगा दिए, जिसके तहत उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग की सुविधाओं पर भी नियंत्रण लगा दिए गए। हमारे दूसरे एक्सपर्ट ग्रैहम स्मिथ इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में एक वरिष्ठ विश्लेषक हैं। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में गरीबी और प्रतिबंधों का सबसे बुरा असर महिलाओं पर पड़ रहा है। खाद्य सहायता केंद्र में काम करने वाले डॉक्टरों से पता चलता है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों की मृत्यु दर 90% है, क्योंकि पारंपरिक सोच के चलते कई गरीब परिवार खाना खिलाने में लड़कियों के बजाय लड़कों को प्राथमिकता देते हैं। जब प्रतिबंधों का समर्थन करने वाले नीति निर्धारक कहते हैं कि वो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबंधों के जरिए तालिबान को सजा दे रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि असल में वो इससे अफगानिस्तान की महिलाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। ग्रैहम स्मिथ कहते हैं कि युद्ध के खत्म होते ही उनसे जुड़ी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। डीजल और दूसरी सप्लाई लाने वाले ट्रक कम हो गए। पुल और दूसरे ढांचे बनाने वाले श्रमिकों का काम बंद हो गया। वहीं दूसरे देशों से दवाइयों और अत्यावश्यक सामग्री की सप्लाई पर भी प्रतिबंध है। साथ ही अफगानिस्तान के खिलाफ बैंकिंग के प्रतिबंधों की वजह से उसके साथ व्यापार करना लगभग असंभव है। पश्चिमी देशों से विकास कार्यों के लिए आने वाली मदद बंद हो गई, जो पिछली सरकार के बजट का लगभग 3/4 था। तब ये चिंता जताई जा रही थी कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद सर्दी में लगभग 10 लाख बच्चे भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। मगर ग्रैहम स्मिथ कहते हैं कि तब से अर्थव्यवस्था में कुछ स्थिरता आई है। अर्थव्यवस्था ना बढ़ रही है ना सिकुड़ रही है। विश्व बैंक का अनुमान है कि आने वाले 3 सालों में अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावना नहीं है। कुछ चीजें बेहतर भी हुई हैं। तालिबान ने मुद्रा को स्थिर किया है और निर्यात बढ़ गया है। सरकारी आय पहले के मुकाबले बढ़ गई है, क्योंकि तालिबान ने कस्टम चेक पॉइंट पर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद मानवीय संकट टालने के लिए सहायता एजेंसियों को अरबों डॉलर की आर्थिक सहायता मिल रही थी, जो अब बंद होती जा रही है। बिगड़ती अर्थव्यवस्था में सबसे बुरा असर अफगानिस्तान के कृषि क्षेत्र पर हुआ है, खासतौर पर देश की बदनाम अफीम की खेती पर। अवैध अफीम की खेती से जुड़े लगभग 5 लाख अफगान किसान बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि तालिबान ने अपनी इस्लामी सोच के तहत अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वहां अफीम की पैदावार में 95% कमी आई है। बाहरी लोग इसे पसंद कर रहे होंगे, मगर किसानों के लिए इससे बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि वो अचानक अफीम की जगह गेहूं या दाल नहीं उगा सकते। उनके लिए जिंदगी और मुश्किल हो गई है। महिलाओं के रोजगार पर भी बुरा असर पड़ा है, क्योंकि तालिबान ने महिलाओं के सरकारी कार्यालयों समेत कई जगहों पर काम करने पर पाबंदी लगा दी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान में महिलाओं का रोजगार 25% घट गया है। ग्रैहम स्मिथ कहते हैं कि महिलाएं प्राइमरी स्कूलों में काम कर सकती हैं और उन्हें घर से व्यापार करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, मगर अकेले बाहर आने जाने पर दिक्कतों की वजह से उनके लिए काम करना मुश्किल है। तालिबान द्वारा लगाए गए कड़े नियमों की वजह से कई धनी अफगान व्यापारी भी अफगानिस्तान नहीं लौटना चाहते। When I talk to businessmen who are sitting in Turkey or sitting in Dubai, अफगानिस्तान में खनन उद्योग सहित कई उद्योगों में बड़े अवसर हैं, लेकिन तुर्की या दुबई में रह रहे कई अफगान उद्योगपति और व्यापारी अफगानिस्तान नहीं लौटना चाहते। वो कहते हैं कि वो वहाँ अपनी बेटियों को स्कूल तक नहीं भेज पाएंगे और ना ही उनका कोई करियर बन पाएगा। मुझे लगता है कि तालिबान की नीतियों की वजह से व्यापारी और निवेशक अफगानिस्तान से दूर चले गए हैं। पार्ट 3 पर्दे के पीछे की ताकत। अफगानिस्तान की डॉक्टर ओरजाला नेमत हमारी तीसरी एक्सपर्ट हैं। वो ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में शोध करता है।
उनका कहना है कि अफगानिस्तान में सारे फैसले तालिबान के प्रमुख और उनके सहयोगी करते हैं, जो आमतौर पर लोगों के सामने नहीं आते, या जब आते हैं तो उनका चेहरा ढका होता है, पर उनके आदेश देश के कोने कोने में लागू होते हैं। पर्दे के पीछे छिपी ये ताकत दरअसल तालिबान के तथाकथित सुप्रीमो हेबतुल्लाह अखुंदज़दा हैं। कुछ वरिष्ठ नेताओं के अलावा किसी की उनसे मुलाकात नहीं हुई है। कभी वो किसी महत्वपूर्ण समारोह में आते भी हैं तो अपना चेहरा ढक लेते हैं या जनता की ओर पीठ करके खड़े होते हैं। लेकिन समकालीन अफगानिस्तान के इतिहास में वो सबसे ताकतवर अफगान हैं, क्योंकि उनके आदेश का पूरे देश में पालन किया जाता है। उर्जाला नेमत कहती हैं कि तालिबान ने सभी कानूनों को पश्चिमी विचार बताकर हटा दिया और देश के संविधान को दरकिनार करके ऐसी न्याय प्रणाली कायम की है जो उनकी इस्लाम संबंधी अति रूढ़िवादी और कठोर राय पर आधारित है। इसी के मुताबिक अब तालिबान नेता के हस्ताक्षर वाली पर्चियों पर आदेश जारी किए जाते हैं और इसी के तहत नैतिकता संबंधी मामलों के लिए एक मंत्रालय बनाया गया है जो तय करता है कि समाज में क्या जायज है और क्या नाजायज। इस मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि मर्द और औरतों को किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। उसने ये भी कहा है कि सामाजिक स्थानों पर महिलाओं की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। बाहर जाते समय उनका चेहरा ढका होना चाहिए। यहाँ तक कि कोई टैक्सी ड्राइवर गाड़ी में ऐसी औरत को नहीं बिठा सकता जो अकेली हो। इससे औरतों के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। नैतिकता संबंधी इस मंत्रालय का कहना है कि उसके कर्मचारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वाले हजारों लोगों को गिरफ्तार किया है, मगर केवल ये मंत्रालय ही लोगों की नैतिकता नियंत्रित नहीं करता, बल्कि दूसरे विभाग भी हैं। मोरालिटी पुलिस से भी खतरनाक और GDE यानी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसके पास लोगों को बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार करने, यातना देने और यहाँ तक कि मौत के घाट उतारने का भी अधिकार है। उर्जाला नेमत कहती हैं कि तालिबान के कानून और कड़े होते जा रहे हैं क्योंकि वो उनके जरिए लोगों को नियंत्रण में रखकर अपनी सरकार को सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं और अशिक्षित कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर देश को अंधेरे की ओर ले जाना चाहते हैं। पार्ट 4 नए संबंध। हमारे चौथे एक्सपर्ट जावेद अहमद वॉशिंगटन स्थित मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में शोध करता है। उनका मानना है कि ये भी सच है कि दुनिया के कई बड़े देश मानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान ही सबसे बड़ी ताकत है और उन्होंने किसी न किसी स्तर पर तालिबान से संपर्क बनाए रखने की कोशिश की है। चीन ने उनके साथ तेल और गैस उद्योग में कुछ समझौते किए हैं। साथ ही उन्होंने तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क स्थापित किया है। साथ ही रूस के साथ भी उन्होंने संपर्क बना रखा है। इसके अलावा कतर स्थित उनके प्रतिनिधि यूरोपीय देशों के राजदूतों से मुलाकात करते हैं। साथ ही वो तुर्की, ईरान और पाकिस्तान भी आते जाते हैं। भले ही तालिबान के सहयोगी ना हो, लेकिन दोस्त जरूर हैं। जावेद अहमद ये भी मानते हैं कि तालिबान के साथ संपर्क बनाए रखना पश्चिमी देशों के हित में भी है, क्योंकि तालिबान में ऐसे कई धड़े हैं जिसमें अति कट्टरपंथी और कुछ उदारवादी व व्यापारी गुटों के समर्थक लोग भी हैं। भविष्य में ये संपर्क काम आ सकता है। अफगानिस्तान को सबसे अधिक मानवीय मदद अभी भी अमेरिका से मिलती है, जो आम अफगान लोगों के लिए बड़ी जरूरी है। इस सहायता से कुछ हद तक अफगानिस्तान में स्थिरता सुनिश्चित होती है। पिछले 3 सालों में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के जरिए करीब $2 अरब की मानवीय सहायता दी है, लेकिन इसका महत्व केवल पैसे में आंकना ठीक नहीं है। इस सहायता की वजह से अफगानिस्तान ढहने से बच गया है। भविष्य में तालिबान की विदेश नीति किस दिशा में जाएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जावेद अहमद कहते हैं कि तालिबान का शासन जितना लंबा चलेगा, अफगानिस्तान के लोगों की मुश्किलें उतनी देर जारी रहेंगी। अगर देश पर से तालिबान का नियंत्रण छूट जाता है और कोई दूसरा गुट भी नियंत्रण नहीं बना पाता तो और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए अगर तालिबान कमजोर पड़ता है तो क्षेत्र में चीन और रूस ही नहीं बल्कि विश्व के दूसरे हिस्सों में भी सुरक्षा संबंधी खतरे बढ़ सकते हैं। इस दौरान तालिबान अपनी कट्टरपंथी कठोर विचारधारा और तौर तरीके देश के आम लोगों पर थोपता रहेगा।
तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर कि अफगानिस्तान के तालिबानी शासन में महिलाओं की स्थिति कैसी है। हमारे एक्सपर्टों ने उसकी मिली जुली तस्वीर खींची है। जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। तालिबान ने भ्रष्टाचार और ड्रग्स के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए हैं और नए दोस्त भी बनाए हैं। वहीं अफगानिस्तान मानवीय संकट की चपेट में फंसा हुआ है। साथ ही तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव करने वाले कठोर नियंत्रण लगा रखे हैं, जिससे देश का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।